हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी बुक से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हमने एक्सरसाइज जो हमने 8.1 चल रही है, 8.1 और 8.2 से कुछ ऐसे क्वेश्चनों को चुनाव किया गया है जो परीक्षा में पूरी उम्मीदें रखता है कि ये उम्मीद रखता है कि परीक्षा में वो 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चनों का चयन करके लेकर के आए हैं जो कि आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा में कितनी बार आ चुके हैं। तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आए। और ये भी देखेंगे कि परीक्षा में कितनी बार आए हैं और आने की उम्मीदें रहती है या नहीं रहती है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि ये परीक्षा में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कि आएगा नहीं आएगा। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 से कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया हुआ है। क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? क्योंकि अब जैसे कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, 16 फरवरी से एग्जाम है आपके। तो यहाँ पर बोर्ड ये आप देखेंगे न्यूज़पेपर आज का उठा के यहाँ से 16 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखेंगे। हमने 8.1 और 8.2 से यहाँ से 4-5 क्वेश्चनों को चयन किया है जो बोर्ड परीक्षा में आए हैं, यानी कि आगे भी उम्मीदें रखते हैं। ठीक है, तो मैं आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है लेकिन हमने इसको क्वेश्चन में लिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप, इसमें बोर्ड पर भी दिखाया गया है। परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे परवलय दिया है, इसमें परवलय का समीकरण दोस्तों, तो परवलय का समीकरण दिया है y स्क्वायर 4ax। तो इसमें कह रहा है कि नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो नाभिलंब का जो जीवा का जो समीकरण होता है, मतलब नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो इसका जो परवलय का जो समीकरण है दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका फिगर क्या बनता है, इसका डायग्राम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि 4ax है, यानी कि मीन्स x पर बनेगा। आप देखेंगे ये हमारा x पर बनेगा प्लस की साइड, और आप देखेंगे यहाँ पर आप इसे yx और यहाँ से ये आपका y डैश x और ये आपका xx और ये आपका x डैश x। तो यहाँ से देखेंगे इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि नाभिलंब की जीवा हम बात करते हैं, यहाँ से ये नाभिलंब की जीवा होती है। ये आप इसे कुछ भी मान लीजिए, P या लंब L से मान लीजिए, L और L डैश। ठीक है, यहाँ से L और L डैश। तो बात करते हैं जो ये नाभि होती है, यहाँ से नाभिलंब का जो ये नाभिलंब है, तो ये नाभि से ही जाता है, इसलिए नाभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ से इसके जो S लिख लेते हैं, इसको S नाम दे देते हैं। तो ये 1,0 होता है। नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो 1,0 होते हैं। यदि आपने हाई स्कूल में ये पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। और इसका जो डायग्राम है वो आपने पहले भी देखा है 11th क्लास में। और यहाँ पर नाभिलंब का जो जीवा का जो समीकरण है, नाभिलंब जीवा का समीकरण आप देखेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर a। आप देखेंगे ये x राइट हैंड में है तो x बराबर a हो जाएगा। यदि इधर होता तो यहाँ पर देखते हैं आप, x वो हो जाता y बराबर इधर। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ पर बोला गया है कि जो नाभिलंब जीवा है वो x बराबर a है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। तो इसके जो नाभि के निर्देशांक होते हैं 1,0 होते हैं। तो हमें ये जो है नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल, हमें ये वाला फाइंड करना है। आप देखेंगे तो हमें ये क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए नाभि से ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है और नाभि से नीचे वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं इसकी जो नीचे वाला क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल दोनों सेम है। तो हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे आप O मान लीजिए। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, निर्देशांक।
शीर्ष बिंदु, और आप देखेंगे ये एल है, ये एल डैश है। तो यहाँ पर जो नाभिलंब है वो नाभिलंब क्या है, नाभिलंब जो है यहाँ से, यदि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, नाभिलंब की लंबाई तो 4a होती है, तो नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे, हम नाभिलंब की बात करें तो यहाँ से नाभिलंब एल डैश है, कितना, एल डैश। और यदि इसी नाभिलंब की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ से देखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो नाभिलंब की लंबाई आप देखेंगे जो एल डैश है वो 4a होता है, कितना होता है, 4a। इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। और आप देखेंगे यहाँ से जो नाभिलंब जीवा का समीकरण होता है वो x बराबर a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस जो है ये a है, ये x बराबर a है क्योंकि x की डिस्टेंस है, राइट, यहाँ पर राइट में है। अगर ये इधर बनता तो x बराबर माइनस a हो जाता, ठीक है ना। और नाभिलंब की जो लंबाई है, जो नाभिलंब है वो डबल एल डैश है, और इसका हमने लिखा है 4a। तो बात करते हैं किसकी, इसके क्षेत्रफल की बात चल रही थी, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें इसका नाम लिख रखा हमने ओ एल डैश एल ओ। तो यहाँ से घिरा क्षेत्रफल या हम लिख सकते हैं नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल, नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल। आप देखें नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ओ एल डैश ओ। इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल एरिया, इसे शॉर्ट में लिख सकते एरिया ओ एल डैश ओ। यहाँ पर हम एक का एरिया फाइंड करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा जो नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने क्या करना है 2, तो यहाँ से देखेंगे आप 0 से a तक है और y dx, और लिमिट देखिए हमने लिमिट x की ली है तो यहाँ पर dx आएगा, लिमिट y की लेंगे तो dy आ जाएगा, जिसकी लिमिट है तो वही आना है। तो यहाँ से देखेंगे आप 2, और यहाँ आप हमने जैसे बताया था अभी आपको कि जो y की जो वैल्यू है, y का जो मान है वो क्या आ जाएगा, देखिए y इक्वल्स टू √4ax है, ये स्क्वायर है, इधर रूट बना लेंगे, और रूट का देखिए 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट a अंदर आ जाएगा, x अंदर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जो कांस्टेंट वैल्यू है ये तो बाहर आ जाएगी, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, और जो वेरिएबल है कांस्टेंट को छोड़ करके वो अंदर रह जाएगा, क्योंकि उसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। लिमिट कितनी है, 0 to a है, dx आ जाएगा यहाँ से। तो आप देखेंगे 4, यहाँ पे 2 2 4 √a। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप देखेंगे √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/2। तो आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पर 0 to a, तो x की पावर 1/2 dx, तो यहाँ से 4 √a। आप देखेंगे जब x की पावर 1/2 का करेंगे, इसमें क्या होता है, हमने बताया था आपको एक बार कि जब समाकलन करते हैं, जैसे इसका x की पावर n का समाकलन करेंगे तो यहाँ से x की पावर n+1/n+1 नीचे उतर जाएगा, जितनी पावर में जुड़ता है उतना पावर में जुड़ करके नीचे उतर जाएगा। तो सेम यही कंडीशन अप्लाई यहाँ पर होगी। तो x की पावर यहाँ से 1 ऐड होएगा, 3 1/2 में आप देखिए 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, 2 1 2 और 1 3/2। तो आपने देखा कितना आया, 3/2। तो यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, और उसका उतना ही नीचे उतरता है 3/2। और यहाँ से लिमिट आप देखेंगे 0 से a है। तो आपने देखा यहाँ से 4 √a, और ये जो बटे में संख्या होती है ये ऊपर चली जाती है और ये संख्या नीचे रह जाएगी। मीन्स बटे में संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है और जो न्यूमरेटर में डिजिट होती है वो नीचे रह जाती है। तो आप देखेंगे x की पावर कितनी है, 3/2। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर एक बार a रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 0 की पावर 3/2, 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 2 8, 8/3 √a। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या देखेंगे कि रूट, देखिए यहाँ से 3/2 को हम 1 और 1 में लिख सकते हैं, तो हम इसको a और इंटू यहाँ पर 1 आ गया, और a की पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2। अब देखिए 1/2 को हमने बताया कि 1/2 जैसे x की पावर 1/2 है, √x लिख सकते हैं,
यदि a की पावर 1/2 होगा तो यहाँ पर रूट a लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें थोड़ा सा, इक्वल्स टू 8/3 और a आगे आ जाएगा ये वाला, और रूट a एक साथ लिख लेते हैं, रूट a, और ये भी रूट a है, और 8/3 a और रूट a की रूट a में मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, और यहाँ से 8/3 a स्क्वायर आ जाएगा। हम इसे क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जैसे कि हमने ये क्वेश्चन बताया आपको, ये मैं आपसे बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। ये यूपी बोर्ड 2004, 2010, 2012, 16 WH 17 QC बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो आप इसे अच्छे से करके जाएं ताकि इस क्वेश्चन को आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से कर सकें। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आपका 2000 यूपी बोर्ड 2017 QB में आया है। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। ये वैसे हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे फिर दोबारा से कर देते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे आप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चनों का चयन किया है जो बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। तो हमने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो वो कह रहा है कि दीर्घवृत्त, इसमें दीर्घवृत्त दिया है एक, आप बोर्ड पर देखेंगे, मैं आपसे बता देता हूँ। बोर्ड पर स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त x² + a² + y² = 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है उस ये फाइंड करना है, और इसमें दीर्घवृत्त से जो भी एरिया कवर हो रहा है वो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखेंगे जो दीर्घवृत्त का समीकरण है x² / a², यहाँ पर दीर्घवृत्त प्लस y² / b² = 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर इसका जो, यहाँ पर देखिए, हमें ये तो पता नहीं है कि इसमें a बड़ा है या b बड़ा है। हम मानकर चलते हैं कि इसमें जो a है वो b से बड़ा है, a जो है b से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम b को मान करके चल रहे हैं कि छोटा है a से, तब ये इसका जो फिगर है वो किस तरह से बनेगा। तो आप देखेंगे ये कब बनेगा, जब इसमें a बड़ा होगा, a ग्रेटर होगा b से। तो इस कंडीशन पे ये फिगर बनता है। तो हमने यहाँ पर देखेंगे ये वाले जो पॉइंट है वो a,0 है, और ये वाला इसको मान लेते हैं कि ये a है, ये a' है। आप देखेंगे ये b' है, ये आपका b है। तो यहाँ से जो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो निर्देशांक हो जाएंगे, वो 0,b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,b। अब देखिए जो हम दीर्घवृत्त है इसमें एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल द्वितीय चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर तृतीय चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसमें सारे चतुर्थांश जो भी क्वाड्रेंट है वो सारे इक्वल है। एक का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो घिरा क्षेत्रफल है दीर्घवृत्त से। तो हम बात करते हैं इसकी। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से आप देखेंगे पहले हमें y की वैल्यू निकाल लेनी होगी। क्योंकि y की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि y यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे एरिया निकालने का फॉर्मूला वो 0 to a और y dx है। तो इसलिए हमें y की वैल्यू चाहिए। तब y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से निकालेंगे दीर्घवृत्त के समीकरण से। तो आप देखेंगे कि y² / b² = 1। यहाँ से ये वाला पार्ट जो है बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y² और b² यहीं रहने देंगे अभी फिलहाल के लिए, a की मल्टीप्लाई करेंगे a² - x² अपॉन में कितना आ जाएगा a²। तो y² = b इधर चला जाएगा, आप देखेंगे तो b² अपॉन a इधर ले लेंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा a² - x²। यदि y की वैल्यू की बात करें तो ये रूट बना लेगा, रूट बनाने के बाद b² अपॉन a² हो जाएगा
और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारी वाई की वैल्यू आगे कितनी आ जाएगी, तो बी अपॉन ए ये रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाई की वैल्यू आ गई है। तो जो हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ से हम देखेंगे एरिया या रिक्वायर्ड एरिया लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह भी लिख सकते हैं दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल। आप देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट देखिए, ये जो ओ है इसके पता ही है आपको, इसके निर्देशांक कितने होते हैं 0 0, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और यहाँ से 0 से ए तक निकालेंगे, 0 से ए तक 4 से मल्टीप्लाई कर दी है तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो वाई की जो वैल्यू आई है वो आप देखेंगे बी अपॉन ए, इस फॉर्मूले में रख देंगे पी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो आगे आ जाएगी 4b अपॉन ए, और यहाँ से आप देखेंगे 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप देखेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, आपने कई बार पढ़ रखा है, फिर भी आप देख लेंगे। जो फॉर्मूला है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जो फॉर्मूला है इसमें कई बार यूज़ हुआ है। जो फॉर्मूला है तो यहाँ पर देखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप देखेंगे एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में सेम ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, और ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके जाइएगा ताकि आप इस फॉर्मूले को भूलें ना परीक्षा में। और क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन में हर बार लगेगा ही, जिसमें आपको दीर्घवृत्त देगा, दीर्घवृत्त वाले समय जो क्वेश्चन होता है उसमें ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाइएगा, और इसमें याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। देखिए ये x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम फॉर्मूला ही रखना है आपको, तो 4b अपॉन ए। तो यहाँ से आप देखेंगे एक्स अपॉन 2 अंडर रूट सेम यही रह जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 हमें फॉर्मूला ही रखना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 टू ए है। तो आप देखेंगे 4b अपॉन ए, लिमिट रखेंगे आप, जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे आप ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और चलो रख लेते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स के स्थान पर ए स्क्वायर रख देंगे, और ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, फिर आप 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे देखिए यहाँ पर 0 अपॉन 2, तो ये आपका सारा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये भी 0 हो जाएगा 0 अपॉन ए। तो जितना पोर्शन 0 हो जाएगा उसको हम लिखने के लिए हम छोड़ देंगे, जो वैल्यूज़ बचेंगे उनको लिख लेते हैं। तो 4b अपॉन ए अपॉन 2, ये देखिए 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए, ए में से ए माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पोर्शन, और आप देखेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर भी 0 बचेगा, और देखिए साइन इनवर्स ए अपॉन 0 अपॉन ए, तो 0 अपॉन ए क्या होगा, साइन 0 किसकी वैल्यू है 0 की, और ये भी पोर्शन 0 हो जाएगा आपका, तो इसे छोड़ देंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 4b अपॉन ए इंटू यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये 1 किसकी वैल्यू है, 1 साइन 90 की वैल्यू है, तो यहाँ पर साइन π/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 4b अपॉन 2 4, देखिए 2 से इसे काट लेते, 2 2 = 4, 2b ए स्क्वायर अपॉन ए, एक ए से एक ए भी कट जाएगा, तो अभी और काट लेते हैं, फिर भी तो काटना ही पड़ेगा,
और ऊपर से a बचता है, 2b बचता है और b भी बचता है, मीन्स 2ab बचता है। और यहाँ से आप देखेंगे साइन से साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और पाई अपॉन 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे पाई ab आंसर आ जाएगा। तो आप इसे वर्ग इकाई में लिख सकते हैं। किस में लिखेंगे? वर्ग इकाई। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 हमने इसलिए लिया है, 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप देखेंगे 4 हमने ले लिया, b अपॉन ए कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से, इधर देखेंगे आप y की वैल्यू निकाली, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, x अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला ही है, सेम ऐसे लिखना होगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 4b अपॉन ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये आगे रहेगी 0 से a तक लिमिट है। जब आप 0 रखेंगे तो आप पहले अपर लिमिट रखेंगे 0, यहाँ पर देखिए अब a अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0.2, यहाँ 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर 0 रख देंगे, 0 अपॉन ए हो जाएगा। तो जो भी जीरोज हो रहे हैं फैक्टर्स, उनको हम 0 रखते चले जाएंगे, जैसे कि ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट में 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ पर यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से ए से कैंसिल हो गया, 1 बच गया, साइन इनवर्स 1 हो गया, ये पोर्शन ये भी 0 हो गया, यहाँ पर देखिए ये भी 0 हो जाएगा, तो सारा टोटल 0 हो गया, तो उसको 0 ही लिख लिया हमने। तो 4b अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ से आप देखेंगे, देखिए 2 से हमने 4 को यहाँ से काट लिया, 2 2 जा 4, यहाँ से एक a से a काट दिया, तो 2ab आ गया यहाँ से, और यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, और पाई अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से पाई ab वर्ग इकाई आ जाएगा। तो क्वेश्चन का हम आंसर का मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर पाई ab है, बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको ये केवल 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें आपको बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथ वीडियो लेंथी ना हो, मैंने इसलिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर वीडियो में लिए हैं, और जो कि परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से देखिएगा और परीक्षा में करके जाइएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। प्रयास यदि हमारा अच्छा है, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रंग लाएगा। और मैंने देखा है कि अधिकतर क्वेश्चन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूँ अधिकतर लग भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि परीक्षा में नहीं लगेंगे, तो आप उनको करके जाइएगा। बाकी 2 क्वेश्चन देखेंगे अभी हम।